नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। बड़ी खबर है, आज नजरें हमारी इलाहाबाद हाईकोर्ट पर रहेंगी क्योंकि लव जिहाद अध्यादेश पर हाईकोर्ट में सुनवाई है। अध्यादेश के खिलाफ दरअसल 3 याचिकाएं दायर हुई हैं और इस पर सरकार से जवाब तलब किया गया है। तो ये आशंका जताई गई है याचिका में कि जो अध्यादेश लाया गया है दरअसल उसका दुरुपयोग हो सकता है और अल्पसंख्यकों को इससे सताया जा सकता है। तो यूपी सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था। 5 जनवरी को सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सरकार ने कहा है कि अध्यादेश जरूरी है, वक्त की जरूरत है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच आज इस मामले में फिर सुनवाई करेगी। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर्वेश, तो ये जो मामला है वाकई में महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है, तो आज की सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे थे और हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा रहा था बड़े पैमाने पर शादी के लिए, इसको देखते हुए योगी सरकार धर्मांतरण अध्यादेश लाई थी और इस अध्यादेश को 3 अलग अलग याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और पिछली सुनवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वो अपना जवाब दाखिल करे और ये जवाब 4 जनवरी को दाखिल किया जाना था, लेकिन 4 जनवरी को शीतकालीन अवकाश के बाद हाईकोर्ट खुला था। इसके बाद 5 जनवरी को राज्य सरकार ने अपना जवाब करीब 105 पन्नों का दाखिल किया है और राज्य सरकार ने ये दलील दी है कि धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसको रोकने के लिए ये अध्यादेश लाया जाना बेहद जरूरी था। 3 अलग अलग याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच अंतिम सुनवाई करेगी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट इसमें कोई फैसला पारित कर सकती है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी कल सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार, यूपी सरकार और इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी एक कानून लाया गया। दोनों सरकारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हो सकता है कि इस परिप्रेक्ष्य में भी कोर्ट भी इसमें आदेश दे सकती है। जी बिल्कुल। तो सर्वेश, आप इस पूरी सुनवाई पर नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जानकारी के लिए। और वहीं कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। यूपी और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाएं स्वीकार की। फिलहाल कानून पर स्टे यानी कि रोक लगाने से इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और 4 हफ्ते का वक्त इन सरकारों को दिया गया है। तो याचिका में आरोप यही है कि कानून के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब जरूर मांगा है, लेकिन कानून पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी असल में मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं यूपी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इस अध्यादेश की जरूरत इस वक्त है और सुप्रीम कोर्ट में हम अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। लव जिहाद और धर्मांतरण अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर यूपी सरकार जवाब दाखिल करेगी। उन्होंने धर्मांतरण अध्यादेश को जरूरी बताते हुए कहा है कि कानून सही है और कानून के तहत जो भी पक्ष है सरकार सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। जो भी मांगा है उसका जवाब दिया जाएगा। कानून सही है, कानून एकदम सही है और कानून के तहत जो भी सरकार का पक्ष है उसको हम लोग जरूर रखेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार तो कोर्ट की भी नहीं मानती। उन्होंने कहा है कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देश का सर्वोच्च न्यायालय किसी चीज को अपने संज्ञान में लेता है और नोटिस भेजता है सरकार को, तो कहीं ना कहीं कोई बात तो होगी। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा जो समाज के असली मुद्दे हैं उस पर बात किया कर तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे महंगाई है उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर तेज रफ्तार कार में अचानक आग लग गई। जो कार सवार थे उन्होंने आनन फानन में कार से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल की टीम को सूचना दी गई और मौके पर टीम ने पहुंचकर आग को बुझा लिया। तो राहत की बात यह रही कि जो कार सवार थे वो वक्त रहते कार से बाहर निकलने में कामयाब रहे, जिससे उनकी जान बच गई। हालांकि कार इस पूरे घटना में तबाह हो गई। और अब बात बर्ड फ्लू की करते हैं तो हाई अलर्ट पर हैं सरकारें। लगातार बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है, विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग से पूरी तरीके से सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये जो बीमारी है
पक्षियों से इंसानों में भी फैल सकती है और ये काफी घातक बीमारी है। और इस तरह से अगर आप देखें तो अलग अलग राज्यों में जिस तरह अचानक बड़ी संख्या में पक्षियों के मरने की खबरें आ रही हैं, तो ऐसे में चिंता भी बढ़ रही है। और जहां जहां पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हैं, वहां बर्ड फ्लू का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट है। मुख्यमंत्री ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। साथ ही स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग से कहा है कि बर्ड फ्लू पर नजर रखें, क्योंकि कोरोना के बीच ये एक और बहुत बड़ी चुनौती है। तो इससे पहले कि खतरा बढ़े, उसको रोकने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। अनामिका हमारी सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। तो अनामिका, एक तरफ कोरोना से लड़ने की कोशिश और अभी बर्ड फ्लू का खतरा, तो सरकार की क्या कुछ तैयारी है? और देखिए, बर्ड फ्लू की दस्तक हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी तक एक भी ऐसा केस आया नहीं है, लेकिन बावजूद उसके अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुपालन विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पशुपालन विभाग भी हरकत में आया है और टीमें बना दी गई हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम बनाने की बात भी कही जा रही है कि अगर उत्तर प्रदेश की किसी भी जिले में किसी भी पक्षी की अगर मौत होती है तो उसकी सघन जांच की जाएगी और जांच के बाद ये देखा जाएगा कि ये बर्ड फ्लू है या फिर सामान्य बीमारी है। इसके अलावा ये भी कहा गया है, लोगों से अपील की गई जागरूक करने के लिए कि जो लोग भी पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं अब वो अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर इसका ट्रांसमिशन मनुष्यों में हुआ तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। वैसे भी वैक्सीनेशन को लेकर सरकार तैयारी कर रही है और 10 दिन के बाद ही वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है। ऐसे में बर्ड फ्लू का कोई खतरा सरकार मोलना नहीं चाहती है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि केंद्र की ओर से जो गाइडलाइंस या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं बर्ड फ्लू को लेकर उसको फॉलो किया जाए। साथ ही साथ पशुपालन विभाग ने यह भी कह रखा है लोगों से कि लोग इस वक्त जो भी चिकन या मटन खरीद रहे हैं वो एहतियात बरतें, पूरी तरह से पकाएं, उसके बाद ही खाएं। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोग अगर इस वक्त अवॉइड करें चिकन खाना तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं है, खतरे की घंटी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, बाकी राज्यों के हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम विभागों को अलर्ट पर रहने के लिए जरूर कहा है। बिल्कुल, सतर्कता जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका जानकारी के लिए। तो कोशिश यही है कि इससे पहले कि बर्ड फ्लू फैले उसको रोका जा सके। आगे बढ़ते हुए बात किसान आंदोलन की, तो 42वें दिन में पहुंच चुका है किसान आंदोलन और आज सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकाले जा रहे हैं। किसान हजारों की संख्या में, बल्कि गाजीपुर के बॉर्डर से पलवल तक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। ये मार्च कृषि कानून के विरोध में ही है, क्योंकि लगातार जो अब तक 8 दौर की बातचीत हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार साफ कह रही है कि कानून वापस नहीं लेंगे, तो किसान भी कह रहे हैं कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो ऐसे में आज एक बार फिर से पूरा अपना शक्ति प्रदर्शन किसान करने जा रहे हैं ट्रैक्टर मार्च निकालकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दिल्ली दौरे पर हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 12 बजे मुलाकात करेंगे और भगवान राम सीता की प्रतिमा भेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन के और आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी सरकार में चल रही है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री से चर्चा हो सकती है। और इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उन्हें भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट की। साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से कई मुद्दे पर चर्चा की है। कोरोना टीकाकरण का काम उत्तर प्रदेश में किस तरह से होगा, क्या कुछ तैयारी है, कैसा सिस्टम डेवलप किया गया है, इसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। तो गृह मंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की थी मुख्यमंत्री ने, उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और कई मुद्दों पर राष्ट्रपति से भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की है और आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। और बात करेंगे बदायूं मामले की, तो मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एसटीएफ को जांच के आदेश दिए हैं और सीएम के आदेश के बाद अब जिला पुलिस के साथ एसटीएफ भी मामले की जांच करेगी। इसके साथ ही पूरे मामले की एडीजी से रिपोर्ट तलब की गई है। तो बदायूं में जो दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जो जघन्य अपराध वहां पर किया है, तो ऐसे में जो आरोपी फरार है उसके लिए इनाम की भी घोषणा की गई है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। बदायूं की घटना को लेकर निंदा की है। इस घटना की मुख्यमंत्री ने लिखा है, जनपद बदायूं की घटना अत्यंत निंदनीय, अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बरेली जोन के एडीजी को घटना डिटेल रिपोर्ट देने को कहा गया है। यूपी एसटीएफ को जांच में सहयोग किया गया है। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये ट्वीट है बदायूं मामले को लेकर। संज्ञान लिया है और उसमें उन्होंने इस संबंध में एडीजी से रिपोर्ट मांगी है और उसके लिए निर्देशित भी किया है कि यदि इस प्रकरण में एसटीएफ को भी लगाना हो तो एसटीएफ को भी इसमें लगाकर शीघ्र
जो है पूरी जो घटना है उसकी तफ्तीश की जाए, उसकी जांच की जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए। और उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जो भी इस घटना के दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दिलाने का प्रयास किया जाए। जल्दी उसका ट्रायल कंप्लीट कराने का भी उनको दाखिल करके चार्जशीट जल्दी किया जाए। सारी पूरी प्रक्रिया जल्दी की जाए ताकि एक शीघ्र इसमें त्वरित और कड़ी कार्रवाई इस प्रकरण में हो। तो चले, तो जिस मामले को लेकर अब कार्रवाई तेज करने की बात कही गई, पूरा मामला क्या था, इस मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। बदायूं में एक 50 साल की महिला की गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। मामले में तेजी दिखाते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लापरवाही बरतने के चलते एसएसपी संकल्प शर्मा ने उगैती थाना अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप को सस्पेंड कर दिया। 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने पर परिजनों की तहरीर के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सेक्शन 376D IPC और 302 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है। महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट्स में घाव के साथ शरीर पर भी चोट के निशान मिले हैं। महिला अपने गांव से दूसरे गांव में एक मंदिर में पूजा करने गई थी और रविवार रात में पुजारी सहित 2 लोग महिला को उसके घर पर छोड़कर फरार हो गए थे। परिजनों ने गैंगरेप का आरोप लगाकर FIR दर्ज करने की बात कही थी, लेकिन थाना अध्यक्ष ने कुएं में गिरकर मौत बताते हुए इसे हादसा बताया था। पुलिस कह रही है कि मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। और बदायूं से ही एक और शर्मनाक घटना सामने आई, जहां नाबालिग के साथ रेप हुआ है। यहां एक लड़का उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और फिर उसके साथ घटना को अंजाम दिया। इस दौरान लड़के के साथ ही घर के बाहर पहरा देते रहे। लड़की ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा है। तो अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ के कठौता चौराहे पर बुधवार देर शाम हुए गैंगवॉर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग में साथी भी घायल हो गया। मृतक अजीत सिंह मऊ के मोहम्मदाबाद गोहाना का ब्लॉक प्रमुख रह चुका है। बताया जा रहा है कि 3 की संख्या में आए शूटर्स ने स्कॉर्पियो में सवार अजीत सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और उसके बाद मौके से भाग गए। विभूति खंड क्षेत्र में वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस यहां पर पहुंची। कमिश्नर खुद यहां पर पहुंचे और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। फिलहाल जो आसपास के CCTV है उनको खंगाला जा रहा है, उनके फुटेज को खंगाला जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह है वो जिला बदर अपराधी था, जिसके तार जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए थे। अजीत सिंह के खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें 5 केस तो हत्या के ही थे। लखनऊ में चौराहे पर सरेआम हत्या को गैंगवॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। विभूतिखंड थाना क्षेत्र में कठौता एरिया में गोलीबारी घटना हुई है, जिसमें मृतक का नाम जो अभी तक ज्ञात हुआ वो अजीत सिंह है, उर्फ अजीत लंगड़ा। इसके बारे में ये कहा जा रहा था ये ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन ये ब्लॉक प्रमुख नहीं है। वर्तमान में कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है, बहुत पहले ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। अभी मोहम्मदाबाद गोहाना में ब्लॉक प्रमुख कोई लेडी है। इनको गोली लगी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ एक साथी थे इनके मोहर सिंह, उनको गोली लगी लेकिन खतरे से बाहर हैं। उसी एरिया से गुजर रहे थे एक आकाश नाम के जोमेटो के स्विगी जो डिलीवरी देने जाते हैं, उनको भी पैर में हल्की सी गोली लगी है, वो भी खतरे से बाहर हैं। जो मृतक है वो माफिया और शुद्ध क्रिमिनल है। इसके खिलाफ 17-18 मुकदमे हैं, जिसमें 5 मर्डर के हैं। इसको हाल ही में 31 दिसंबर 2020 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा जिला बदर किया गया है। जो इसके साथी हैं उनसे बात हो रही है, उन्होंने अभी खुल के कुछ नहीं बताया है, बात हो रही है। और जो इनको गोली मारने वाले हैं ये इन लोग के परिचित हैं और शायद इन्होंने भी बदले में गोली चलाई थी। किसी गोली लगी उसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। हाँ सर, कितने राउंड फायरिंग हुई होगी और क्या? एक्जेक्टली राउंड गिनना तो मुश्किल है, लेकिन 25-30 जरूर राउंड जो गोर मिले हैं 0.32 9 mm का गोर मिला है। सर गोली लगने का जो मारने की वजह क्या अभी तक निकल के सामने आई? अभी नहीं बता पा रहे हैं। लखनऊ में कहाँ रहते थे? अभी सारी और जानकारी ली जा रही है। लखनऊ में कहाँ रहते सर? मृतक कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहने वाले कोई बात अभी ज्ञात नहीं हुई है। अभी जो साथ में मोहर सिंह है, जरा बात करने लायक हो जाए फिर आपको सारा डिटेल बता। सर हमलावर किस चीज़ से पता लगा कुछ CCTV वगैरह में? 3 हमलावर थे, पहले 4 की बात आ रही थी, लेकिन अभी मोहर सिंह से बात हुई तो मोहर सिंह ने बताया 3 ही थे और 3 वो मोटरसाइकिल से। सर अभी कितनी टीमें लगाई? मुकदमे में जो है बताया जा रहा है कि गवाह हुआ थे जिसके कारण गोली मारी। अभी सारी जानकारी हम लोग मऊ से ले रहे हैं। सर अभी कितनी टीमें लगाई गई हैं तत्काल अपराधियों? अभी देखिए जो उनके साथी हैं मोहर सिंह, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं और हमको अंदाजा है कि जल्दी पता चल जाएगा कौन अपराधी थे, किस घटना में शामिल थे।
और खबर कन्नौज से है, जहां नवीन मंडी के पास हादसे में एक युवक की मौत हुई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। हालात तनावपूर्ण होते चले गए, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। लोगों ने इस पर पथराव कर दिया और एक दरोगा इस दौरान जख्मी हो गए। तो फिलहाल स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। ये तस्वीरें आप देखिए, हादसे में युवक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने वहां पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक दरोगा को पत्थर से चोट लगी है। और स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल अभी तैनात है। ये तस्वीरें हैं लोगों के गुस्से की, और इस गुस्से के दौरान पुलिस भी इनके हत्थे चढ़ गई। और जो पथराव लगातार यहाँ पर हो रहा था, देखिए जरा सड़क पर जो पत्थर बिखरे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि कितने पथराव यहाँ पर हुआ। और ये दरोगा हैं जो इस पूरे पथराव में जख्मी हुए हैं। न्यूज 18 की मुहिम का एक बार फिर से दमदार असर हुआ। नोएडा में अवैध पार्किंग और मनमानी वसूली के खिलाफ आरटीओ अभियान चलाएगा। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और पार्किंग के नाम पर जो लोग मनमानी कर रहे हैं और पैसा वसूल रहे हैं, उन पर अब नकेल कसी जाएगी। पार्किंग माफिया पर न्यूज 18 की पड़ताल का बड़ा असर हुआ है। अब अवैध पार्किंग और मनमानी वसूली के खिलाफ आरटीओ ऑफिस अभियान चलाएगा। नोएडा में पार्किंग माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। साथ ही नोएडा आरटीओ लोगों को जागरूक करने के लिए ड्राइव चलाएगा और अवैध पार्किंग चलाने वाले और पार्किंग के नाम पर मनमानी वसूली करने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। न्यूज 18 पर पार्किंग माफिया को बेनकाब करने वाली मुहिम को चारों तरफ से सराहना मिल रही है। पहले आपकी न्यूज़ मैंने देखी है, जो अवेयरनेस के लिए बहुत ही अच्छी है। और जो ये पार्किंग है, पार्किंग स्थल पे ही वाहन स्वामी अपना वाहन पार्क करें, ये हमारा अनुरोध है वाहन स्वामियों से। नोएडा के आरटीओ वीके पांडे ने कहा है कि अभियान चलाकर पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लोग भी निर्धारित पैसों से ज्यादा मांगने पर विरोध करें। उनके खिलाफ तो अथॉरिटी यहाँ ठेके पे देती है पार्किंग, अथॉरिटी अपने उसमें जो भी होगा उचित कार्रवाई करेगी। तो अगर आप नोएडा में रहते हैं तो आप लोगों का भी पाला ऐसे माफियाओं से पड़ा होगा। तो अब जबकि न्यूज 18 ने मुहिम चलाई है, नोएडा के एडीजीपी ट्रैफिक ने कहा कि अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और न्यूज 18 ने जो मनमानी दिखाई है उस पर नकेल कसी जाएगी। नोएडा के एडीजीपी ट्रैफिक गणेश साहा ने भी न्यूज 18 की मुहिम को काफी सराहा है। ये आपने जो खबर चलाई है और ये समस्या आती है कि कई बार जहाँ भी जितनी जगह पार्किंग की है उससे ज़्यादा पार्किंग करवा दिया जाता है। और कभी कभी ये होते है कि लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ पार्क करना ही नहीं। पार्किंग माफिया की अवैध वसूली से परेशान लोगों ने माना है कि हमारी मुहिम से मनमानी करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी। ये तो बहुत गलत है, बहुत अति कर रहे हैं। जहाँ चाहते हैं वहाँ गाड़ी लगा देते हैं, आम जनता परेशान होती है। और ये आपकी खबर बहुत अच्छी है, प्रशासन को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। हमने आपको दिखाया था कि कैसे नोएडा में अवैध पार्किंग का बड़ा खेल चल रहा है। 16 के आगे तक आपका पार्किंग है, हाँ? कोई कागज कुछ है आपके पास कि वो वहाँ तक की पार्किंग आपके पास है? हाँ, क्यों नहीं है, कागज वागज सब चीज़ें हैं, कागज वागज हैं, सब कुछ है। इसलिए आप यहाँ पे सड़क पे पार्किंग लगवा देते हैं, है ना? इसलिए सड़क पे पार्किंग अलाउ है। हाँ जी, पैसे देते हैं हम इसके, 7.5 लाख रुपए गया है इसका। 7.5 लाख रुपए अथॉरिटी को गया है। हाँ। तो इसलिए आप यहाँ पर पार्किंग लगा सकते हैं, अथॉरिटी ने बोला है आप। हाँ। ठीक। तो जो हमारी मुहिम थी उसका असर भी अब साफ दिखने लगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। स्वागत है ब्रेक के बाद। छोटे छोटे बच्चे अक्सर वो सब कर गुजरते हैं जो हम बड़े सोच भी नहीं सकते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ सा ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। तो बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची है लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम है लेकिन कद काफी बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे, महानगर या गांव में रहने वाले बच्चे अपने दिमाग से, अपने अंदाज से दुनिया को दंग कर देते हैं। तो ये खास कार्यक्रम आप देख सकते हैं 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं कुछ कमाल के किड्स से। मध्य प्रदेश के मुरैना में रहने वाली ताइक्वांडो गर्ल अद्रिका गोयल की उम्र सिर्फ 12 साल है, लेकिन इतनी सी उम्र में ही उसने पूरी दुनिया देख ली है। रसोई में सिलेंडर ब्लास्ट में जख्मी हुई अद्रिका का चलना फिरना तक मुश्किल था, लेकिन आज वो ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। हौसले के साथ साहस की मिसाल भी कायम की। दंगाइयों से घिरी ट्रेन के यात्रियों तक खाना पानी पहुंचाने पर उसे राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार भी मिल चुका है।
नॉर्मल नहीं, एक्स्ट्रा नॉर्मल लाइफ जीनी है तुम्हें। अपने पिता की ये बात दर्द से करा रही अद्रिका का मरहम बन गई। किचन में सिलेंडर फटने से अद्रिका और उसकी मां बुरी तरह झुलस गए थे। डॉक्टरों को डर था कि शायद अद्रिका चल न पाए। पिता ने पैरों की एक्सरसाइज के लिए ताइक्वांडो सीखने को कहा। फिर क्या था, कुछ ही सालों में ये लड़की ताइक्वांडो चैंपियन बन गई, ब्लैक बेल्ट पा लिया। अब तक 20,000 से ज्यादा बच्चों को आत्मरक्षा के गुर भी सिखा चुकी है। जब मैं 6 साल की थी तो मेरे यहाँ जो गैस सिलेंडर का केस हुआ था, तब से जो मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया था कि मुझे एक्स्ट्रा नॉर्मल बनना है, तो इसलिए मेरे लेग्स की एक्सरसाइज के लिए और मुझे एक्स्ट्रा नॉर्मल बनना था, इसलिए मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया था। मुरैना में मेरे लगभग 15 साल के एक्सपीरियंस में इतनी कम एज की जो गर्ल्स हैं उनसे कम ये 100% ऊपर है। ताइक्वांडो तो 12 साल की इस लड़की की एक्स्ट्रा नॉर्मल लाइफ की शुरुआत थी। 2018 में मुरैना में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बंद में घिर गई। ट्रेन को लोगों ने घेर लिया और डरे हुए सहमे हुए यात्रियों ने बोगियां भीतर से बंद कर ली। जैसे ही अद्रिका को ये पता चला, वो घर में रखा सारा खाना बटोरकर भाई के साथ अकेले स्टेशन पहुंच गई। हम लोगों ने जब खिड़कियों पे नॉक किया तो फिर उन लोगों ने बहुत डरते हुए से पूछा और फिर हमने बोला कि हम खाना पानी लाए हैं। तब उन लोगों ने बहुत छोटा सा छेद खोला, बहुत थोड़ा सा खोला और फिर ना हमसे पैकेट्स वगैरह छीन के अंदर लिए। फिर उसके बाद उनको धीरे धीरे करके ट्रस्ट हो गया कि हाँ ये लोग बांटने ही आए हैं, तो फिर उन लोगों ने खिड़की भी खोल दी और गेट्स भी खोल दिए। तो फिर हमने अंदर जाके इजीली सामान बांट दिया। 2 अप्रैल 2018 की इस घटना ने अद्रिका को मुरैना की शेरनी बना दिया। राष्ट्रपति ने अद्रिका और उसके भाई दोनों को बहादुर बच्चों के तौर पर सम्मानित किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया में मल्टी टैलेंटेड गर्ल के रूप में नाम दर्ज हुआ। पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसने हार नहीं मानी। 7 साल 11 महीने की उम्र में इसने मात्र ब्लैक बेल्ट जो हाईएस्ट ट्रेनिंग का होता है वो इसने हासिल कर लिया। जब चूंकि इसने ये हासिल कर लिया था, इसने कहा पापा ये हो चुका है, अब मैं गोल्ड कैसे जीतूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स कैडेट की फाइट में हम नहीं जा सकते हैं। तो मैंने कहा बेटा ये निर्भया वगैरह के इतने केस हो गए हैं, आप तो जागरूक हो चुकी हैं, दूसरे बच्चों को भी आप जागरूक अगर करोगे तो आप समझ लो वो अपने आप में एक रियल गोल्ड होगा। इसको ये बात लग गई। 26 जनवरी 2017 से इसने नंगे पैर 10 किलोमीटर पैदल चल के रैली आयोजित करी। गर्व का सिलसिला आज भी जारी है। जब लॉकडाउन के दौरान अद्रिका और उसके भाई ने मुरैना से गुजर रहे मजदूरों को खाना पानी बांटा। यहां तक कि बेजुबान जानवरों को भी खाना खिलाते रहे। तो वाकई में कमाल के हैं बच्चे। ऐसे और भी कितने जीनियस हमारे बीच हैं, हमारे आसपास मौजूद हैं। तो 16 जनवरी से न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। तो देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दोपहर 12:30 बजे।